नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपिका राजपूत। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे कार्यक्रम का नाम है शख्सियत। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने वाली हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, वो हैं महामहिम राज्यपाल अनसुईया उइके जी। और साथ में हमारी इस चर्चा में जुड़ेंगे जनधारा मल्टीमीडिया के प्रधान संपादक सुभाष मिश्रा जी। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे महामहिम राज्यपाल जी से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। तो सबसे पहले इस सवाल में आपसे यही करना चाहूँगी, जैसे आप महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत काम की हैं, आप खुद एक महिला हैं, तो जो पिछड़ी और जो महिलाएं ये सोच रखती हैं कि हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगी, ऐसे संसाधन उनके पास नहीं होते हैं, तो आप उनके लिए सबसे पहले क्या ऐसा पॉजिटिव मैसेज देंगी ताकि आपको सुनने के बाद उनके मन में एक प्रेरणा जागे, एक आत्मविश्वास जागे, ताकि वो आपकी इस चर्चा को सुनने के बाद उनको लगे कि हमें भी एक पहल, एक कदम बढ़ाना चाहिए। वैसे तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अब तो काफ़ी कुछ मतलब दृष्टिकोण जो है जी। समाज की भी और मतलब माता पिता के भी सोच में बहुत परिवर्तन आया है। एक समय था जब मतलब माता पिता जो है लड़कियों को घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते थे। एक समाज का भी भय रहता था और बहुत ज़्यादा उनके बारे में आगे पढ़ाने लिखाने या नौकरी के संबंध में सोचा ही नहीं करते थे कि एक उनके मन में रहता था, एक तो सामाजिक सुरक्षा सम्मान की दृष्टि से कि हमारी बच्ची के साथ किसी तरह का कुछ ऐसा ना हो जाए कि समाज में हमको मतलब नीचे देखना पड़े, या जो भी कुछ दृष्टिकोण समाज के, इसलिए माता पिता भी डरते थे। लेकिन ऐसे अब चूंकि हमारे समय में इतना टेक्नोलॉजी भी नहीं थे, जब मैं खुद पढ़ती थी तो ना मतलब उस समय टेलीविज़न था और न ही मतलब विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के लड़कियों के लिए इतना कोई स्कोप था, चाहे वो टेक्निकल के क्षेत्र में हो, इंजीनियरिंग का, मेडिकल के रूप में हो, तमाम। अब इसके साथ धीरे धीरे समय के साथ अब इतना परिवर्तन हो गया है कि हर माँ बाप चाहते हैं कि अब हमारी लड़की भी आगे आए और हर क्षेत्र में कामयाबी हो। आज आप देख रहे हैं, कभी कल्पना कर सकती थी कि कभी मतलब प्लेन में मतलब पायलट के रूप में मतलब महिलाएं पायलटिंग करेंगी, या आर्मी के क्षेत्र में, या विभिन्न मतलब चाहे बिजनेस में। और मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि यहाँ पर जब मैंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में और यहाँ का जो टैलेंट मैंने विशेष तौर पर महिलाओं में, लड़कियों में देखा कि इतना हमारा छत्तीसगढ़ के मामले में ये कहते हैं कि ये बहुत पिछड़ा प्रदेश है, आदिवासी बहुल प्रदेश है, तो मैं नहीं समझती हूँ कि यहाँ का जो हुनर है और लड़कियों में और विभिन्न क्षेत्रों में मैंने तो इतनी महिलाओं का सम्मान किया। और तो ये तो मैं देखकर भी बड़ा मुझे गर्व भी हुआ। और आज चाहे वो ग्रामीण परिवेश की जो लड़कियां महिलाएं हैं, आज मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बहुत काम कर रही हैं। लेकिन तुम्हारा जो क्वेश्चन का जवाब मैं दे रही हूँ कि तुम ये कहती हो कि आज भी मतलब लड़कियां या महिलाएं जो है फिर भी मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी बहुत सारी महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, और उनके लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि उसके लिए स्वयं को सोचना होगा कि हमें जीवन में क्या करना है, मतलब है कि किस क्षेत्र में जाना है। तो मैम, आपका कहना है कि जिस तरह से आपने अपनी जिद से दुनिया जीती है, सारी महिलाओं को अच्छे काम करने के लिए जिद करनी चाहिए, आगे आना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, जब तक आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, एक आत्मविश्वास नहीं होगा और आपका दृढ़ निश्चय नहीं होगा कि हाँ मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे ये करना है, तो या अब जितनी भी जो लोग अगर पर्वतारोहण मतलब चढ़ते हैं एवरेस्ट पर, तो उनके अंदर एक मन में एक विश्वास होता ना कि मैं चढ़ जाऊंगा। अब जब कोई कल्पना ही नहीं करेगा तो वो कहाँ से ऊपर चढ़ेगा। तो ऐसे भी महिलाओं के सामने ये है कि उनको बहुत सारी भूमिका भी निभाना पड़ता है, लड़कियों का, अपने परिवार का, माता पिता का, समाज का,
और बहुत सारे लोग जो लड़कियों को एक उनके प्रति जो एक सोच थी, ये लड़की है ये क्या कर लेगी, तो ये जो भाव जो रहता है ना समाज का, और आज भी बहुत सारे लोगों में है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उनके जो मदर फादर का और एक अच्छे लोगों का अगर उसको सहयोग है और मतलब उसका संरक्षण है, तो मैं समझती हूँ कि वो अगर ये सोच ले कि हाँ एक दिन मैं कुछ करके बताऊंगी या इस फील्ड में जाऊंगी, तो आप देखिए कि वो कामयाब जरूर होगी। और इसमें बहुत सारी महिलाएं कामयाब भी हुई हैं और बड़े बड़े बिजनेस में और हर क्षेत्र में वो सफलता प्राप्त कर रही हैं। मैडम, अभी आप बोल रहे थे कि आप जो अभी लड़कियां हर क्षेत्र में जा रही हैं, हम छत्तीसगढ़ में आपके काम को अगर देखते हैं तो आपने सैनिक जो स्कूल, हमारे छत्तीसगढ़ से लोग सेना में कम जा रहे थे, पर सैनिक स्कूल की स्थापना आपने कभी रुचि दिखाई। आपको लगता है कि अभी पूरे देश में सेना में भर्ती का एक अभियान भी चल रहा है, तो आप ये सैनिक स्कूल और ये जो खास करके अति पिछड़े आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ के लोगों को भी आप उनके बीच में बार बार जाती हैं, उनको यहाँ राजभवन को आप कहते हैं कि जन भवन बनाना है, तो इस दिशा में आप किस तरह से सोचती हैं कि सेना में हमारे लोग बढ़ें, हर क्षेत्र में बढ़ें, और ख़ास करके वो वर्ग जो हमारे यहाँ के बहुत पिछड़े हुए हैं उनके बारे में आप क्या सोचती हैं और क्या आपकी सोच है? देखिए, आज की मतलब सैनिक में जाने की जहाँ तक बात है कि आज सभी जगह सैनिकों में भर्ती के लिए जो है प्रोत्साहित किया जा रहा है, चाहे लड़के हों या लड़कियां, और जा भी रही हैं जी। अब आप सोच सके कभी मतलब आपको लगता था कि कभी आर्मी में जी उनका परसेंटेज कितना रहता था, चाहे एयरफोर्स में कितना रहता था, और चाहे एयर इंडिया में लड़कियों को आज जो क्षेत्र में पायलट के रूप में और हर क्षेत्र में, तो मैं समझती हूँ कि इसके लिए मैंने खुद भी कहा था जी कि एक हमारा एक क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ का नक्सलवादी क्षेत्र माना जाता है, जहाँ से बहुत बड़ी समस्या है, और यहाँ के जो बेरोजगार युवक हैं, युवतियां हैं, कि अगर इनको वास्तव में बताएं कि इनको अगर किसी न किसी रोजगार से स्कोप में दें, और ट्राइबल के जो मतलब जो यूथ है उनमें वो क्षमता है, और अगर वो इस तरह के सैनिक के रूप में जाएंगे तो वो देश के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, तो लेकिन उनको वो स्कोप नहीं मिलता है, तो इसके लिए भी केंद्र सरकार के द्वारा अब इनके ट्रेनिंग दी जा रही है, और इसके आर्मी के द्वारा पिछले बार नेवी के भी लोग आए थे, और मतलब विभिन्न जो इनकी एजेंसियां हैं, चाहे वो पुलिस में भी हो, और उसके लिए भी लोकल यहाँ के गृह मंत्री जी ने भी, मुख्यमंत्री जी ने भी बात की है कि लोकल ही लोगों को, तो जिससे कि जो लोग भटक जा रहे हैं, आज बाहर के जो लोग माओवादी आकर उनको बहकाते हैं, प्रलोभन देते हैं, मतलब लालच देते हैं विचारों को गलत दिशा में, तो इस तरीके से, और मैंने जैसे इसके लिए भी मैंने बार बार और मैंने गृह मंत्री जी को भी लिखा है, और उसके लिए उन्होंने अभी केंद्र सरकार से बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं बस्तर में, उसके सैनिकों में भर्ती विभिन्न क्षेत्रों को लेकर। और दूसरी बात यह है कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी, उनके विधवाओं के लिए भी मैंने यहाँ पर और समय समय पर यहाँ बुलाती हूँ, सम्मान देती हूँ, और उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए भी, और जो मेरे से हो सकता मैंने एम्बुलेंस भी दिया उनको, कितना इन्होंने देश की सेवा किया, तो इनको सम्मानजनक जिंदगी वो जिए उनके बच्चों को, तो ये सारी चीजों का मैं बहुत गंभीरता से इस विषय को लिया है। आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करती हैं, आपने भी अपने सफर को काफी जद्दोजहद से आगे बढ़ी हैं, तो क्या लगता है आपकी कल्पनाओं की जो उड़ान थी और जो रूढ़िवादी सोच की आप बात करती हैं, तो उसमें कहाँ, मतलब आपको क्या लगता है कि वो कैसे तोड़ा आपने और आज इस मुकाम तक पहुंची हैं आप? देखिए, अब उसके लिए तो उस समय तो वही चीज विचारधारा के लोग थे, रूढ़िवादी विचारधारा, चाहे परिवार की बात कर लो या घर माता पिता की बात कर लो, या फिर बाहर मतलब सोसाइटी की बात कर लो, ये जो चीजें हैं ना, उस समय आपको बहुत संयम और धैर्यता की जरूरत होती है। मतलब लड़कियों में ये देखा जाता है कि हालांकि माता पिता को चिंता रहती है, वो हमारे भविष्य के लिए सोचते हैं, और कि उनका समाज में उनका किसी तरह का बदनामी ना हो, कोई ऐसी ना कुछ हमारी लड़की
के साथ कुछ ऐसा बोलना जी, हो जी। जाए, तो वो उनका एक डर रहता है, स्वाभाविक है। लेकिन हमारा हर व्यक्ति को ये सोच, लड़कियों को ये सोच लेना चाहिए कि हमें क्या करना है जीवन में। और ये लोग जो किस तरह से अगर हमारे ऊपर किसी तरह का बंदिश कर रहे हैं या रोक रहे हैं, तो हमें भी ये मन में सोचना कि नहीं, हम सही दिशा में जा रहे हैं और हम कोई गलत रास्ते पे नहीं है, तो हम फिर डरे क्यों। मैडम, अभी आप नक्सलवाद क्षेत्र की बात कर रही थी। आप बहुत जाती हैं बहुत सारे क्षेत्र में, बस्तर में, अंबिकापुर में, जहाँ जहाँ छत्तीसगढ़ में जहाँ नक्सल प्रभावित क्षेत्र, वहाँ जाके आपने उसको देखा है और एक तरह से इसको आर्थिक सामाजिक समस्या के रूप में भी देख रहे हैं। कानून व्यवस्था की तो बात अपनी है। तो आप अगर छत्तीसगढ़ को हम कहें कि आपको 3 साल हो रहे हैं, आप यहाँ की पूरी नक्सली समस्या को किस तरह से देखती हैं और उसके बारे में आपकी क्या सोच है कि मतलब हम किस तरह से इससे निपटेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज है यहाँ की नक्सली जो समस्या है, जी मुख्य रूप से मतलब ये रही है कि जो लोग हैं वहाँ के लोकल स्थानीय लोग, जी और जो भी सरकार यहाँ पर आई है, विशेष तौर पर इस बात को जानने की कोशिश करते कि आखिर ये ट्राइबल इलाके में ही नक्सली क्यों है, जी अर्बन इलाके में क्यों नहीं होती है, इसकी मूल जड़ क्या है, जी उसकी क्या समाधान इसके लिए हो सकता था। तो उसके लिए जरूरी है कि मुख्य रूप से मैं जो मानती हूँ जी कि एक तो उनका मतलब आर्थिक स्थिति का, जी और दूसरी बात है शिक्षा का, जी बेरोजगारी का, और मुख्य रूप से जो मुख्य धारा में ना होकर जी और वो लोगों का जो है स्वास्थ्य और तमाम चीजों से वंचित होना, ये एक मुख्य कारण मैं जानती हूँ। तो उस दृष्टि से मैंने इस बात के लिए भी, जी जब हमारी गवर्नर कॉन्फ्रेंस हुई थी, जी तो जी ये मुद्दा मैंने उठाया था कि इसको अगर समाधान करना है तो वहाँ की जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, वहाँ की मूलभूत जो उनकी समस्या है, चाहे वो बिजली है, पानी है, सड़क है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, तो इनके लिए एक स्पेशल पैकेज बनाकर और इन सारे लोगों को ये सुविधा मुक्त होना चाहिए। नहीं तो बिना व्यक्ति बिना वजह से क्यों जी, नक्सल की ओर जाएगा। ये तो जिंदगी उनके लिए तो मतलब है, ये खून खराबा से कुछ नहीं हो सकता। और बहुत सारे लोग इस चीज को समझ भी रहे हैं और आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। और मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा भी था जी कि आप जो लोग समर्पण कर रहे हैं, जो कैंपों में रह रहे हैं, आज उनके बच्चों के लिए, उनके लिए सोचिए कि उनको आवास हो, उनकी शिक्षा की व्यवस्था। और मैंने घोषणा करवाई थी जी जी कि उनके लिए आवास जो है दिया जाए करके। और इसी तरह से आज स्कूल बंद पड़े हुए थे, मैंने इस बात का भी कहा कि ये स्कूल खोले, शिक्षा नहीं होगी तो क्या करेगा। जी। आज अगर उसकी शिक्षा ही नहीं होगी तो वो बेरोजगार क्या करेगा। इसी तरह की स्थिति में लोग उसको उपयोग करेंगे। अब दूसरी बात है कि जो भी कुछ योजना और नीति जी और जो उनको चाहिए, मेरा ये सोचना है कि स्थानीय जो लोग क्या चाहते हैं जी, जी। उसके अनुसार उस तरह की कार्य योजना बनना चाहिए। और अभी आप जो कह रही हैं कि अभी नक्सल जिन लोगों ने समर्पण किया है उनको नौकरी में भी लिया गया है, बहुत सारे उनके पुनर्वास के काम चल रहे हैं, उनके बच्चों को ही पढ़ने की व्यवस्था की गई है। और ये बहुत हद तक सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की, ये समझ रही कि इसको हम एक आर्थिक सामाजिक समस्या मानकर अगर हम स्थानीय लोगों को साथ में जोड़ेंगे और उनको रोजगार के अवसर देंगे, पढ़ने लिखने के अवसर देंगे, तभी हम इस पे, और काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि आप पिछले 3 साल से देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक अब जो है उस पर कंट्रोल भी हुआ है और लोग अब मुख्य धारा में लौट भी रहे हैं। मैं यहाँ पर जो आते हैं ट्राइबल जी जी के जो ग्रुप लोग हैं, सामाजिक संस्था के लोग हैं, ये सब लोग मेरे को बताते हैं। एक बात तो मैं कहूँगी कि शायद पहली बार उनको ऐसा लगा कि मतलब वो एक अपनापन सा उनमें लगा कि कोई हमारा सुनने वाला भी है। असली में आपने नारा दिया है कि राजभवन को जन भवन बनाने की जो बात आप कर रही हैं, तो जन जन से आप कहीं ना कहीं जुड़ रही हैं। लोगों को लग रहा है कि नहीं, राजभवन में हम जा सकते हैं, हमारी पहुंच है, और इसलिए लोग आपसे आके अपनी बात कह रहे हैं। ये कि कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो मेरे से आकर मिले और उनका अगर समाधान अगर हो जाता है। अब जैसे मैंने एक उदाहरण दी है पंचायत का अनुसूचित क्षेत्र के मामले में, और भी ऐसी अनेक समस्या आई। आपको मालूम है कि 2 साल से तेंदुपत्ता का, क्योंकि ट्राइबल का जो है, हमारे आदिवासियों का जीवन जो है जल जंगल पर आधारित है।
अब वन उपज का उनका पैसा करीब 2 साल से बैंक में जमा था, 597 करोड़ रुपए। उनके बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं दी गई थी। और जब मेरे जानकारी में आया, लोगों ने बताया, तो फिर मैंने वन मंत्री जी को लिखा चिट्ठी और अधिकारियों को बुलाया मीटिंग में। इनका भाई क्या, और कोरोना का कार्यकाल चल रहा था, उनका पैसा आपने तो इनका क्यों नहीं दिया? तो बोले वहाँ तक पहुँच नहीं बैंक का, वहाँ पर वो लोग नहीं आते। फिर बहुत सारी चीज़ें बताए। इनका ऐसा नहीं है, इतने वर्षों से चल रहा है, उनका अकाउंट में पैसा है, ये बहुत सारी। फिर वो चीज़ें उन्होंने प्रॉमिस किया 1 महीने के अंदर। फिर वन मंत्री जी ने, आप बताइए, वो पैसा को मैंने बंटवाया जी। और भी उसके आगे का जो भी कुछ था उनके बेनिफिट्स। और आप बताए ना कि ऐसे बहुत सारी मांगे मेरे को, जो प्रबंधक लोग हैं जो तेंदुपत्ता के जी। ये लोगों को बेचारों तो 10 से 12 हजार रुपए मिल रहा था। फिर मैंने चिट्ठी लिखी वन मंत्री जी को कि कम से कम इनको जो है 15 से 20 हजार रुपए कर दिया जाए, ताकि फिर वो वाली भी बात उनकी पूरी हो गई। तो ये समय समय पर जो लोग आते हैं, अब वो प्रिमिटिव ट्राइब, अति पिछड़ी जनजाति की लोग, नौकरियां उनकी बंद कर दी गई थी। वो मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा, उनका हक है, उनका राइट है। फिर उन्होंने इस चीज की शुरुआत कराई। तो कुल मिला के ये है कि आप वो व्यक्ति जो मूलभूत उनका अधिकार है, अगर वो उससे वंचित हो जाए तो फिर ये सारी चीजों से मतलब क्या है उनको सही मायने में। तो वो चीज के लिए उनको एक उम्मीद जागी। जी। और तो हर कोई व्यक्ति जो मेरे से, और मैं जब जाती हूँ तो इतने हजारों की संख्या में लोग मेरे से मिलते हैं। वो नहीं होता था कि गवर्नर के पास तो पूरा घेरा रहता है, मगर मैं कोशिश करती हूँ कि हर किसी से मिलूं। मैं अभी अंबिकापुर गई थी, आपको विश्वास नहीं होता, वहां 500 लोगों ने व्यक्तिगत मुलाकात की। अब 2 मिनट अगर उनकी बात सुन लो उनकी, और उनका जो आप बताइए, पहली बार आजादी के बाद जो अति पिछड़ी जनजाति है, आपका वो दत्तक पुत्र नहीं पंडो जाति जी, मैं उनके बीच में गई और उनको भी एक एम्बुलेंस दिया। और एक बताइए ना, तो एक लगता है कि मतलब कि कोई है। और उसके बाद उनकी कई समस्या थी, मैंने कलेक्टर, एसपी, तो इन चीजों में हर जनप्रतिनिधियों को भी अगर इस बात की सुनवाई हो जाए ना, तो बेचारे लोगों को ये सब चीजों का एक अपने आप में ही, और ये विकास भी होगा और प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। मैम, आपसे मैं एक सवाल करना चाहूंगी। आम जनता की ये सोच होती है कि पद मिलने से ही पावर आता है, और आपने अपने विल पावर से ये साबित कर दिया कि विल पावर से सब कुछ जीता जा सकता है, और आपने लोगों का दिल जीता, और आज आप राज्यपाल के पद पर आसीन हैं। तो ये आम जनता की सोच कैसे बदलेगी कि पद मिलने से ही पावर आता है? हम तो एक आम आदमी हैं, हम क्या कर सकते हैं? देखिए, आप ऐसा नहीं है कि पावर से ही मतलब सारे काम होते हैं। आज भी समाज में ऐसे लोग हैं जो समाज के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। आपकी काम करने की भावना होनी चाहिए ना, एक संवेदना होनी चाहिए ना। आप अच्छे से अच्छे काम जो है लोगों के लिए, एक व्यक्ति भी है तो वो पूरा समाज को दशा और दिशा बदल देता है। तो ऐसी बात नहीं, आपको पावर तो है, पद भी है, अब काम ही नहीं करोगे तो कौन पूछेगा? तो मैम, आप जिस पद पे हैं और जिस पावर पे हैं, तो आपको क्या लगता है, आपको कौन सी ऐसी चीज़ों का मलाल रह गया होगा कि मुझे इस पद पर रहकर प्रोटोकॉल के तहत मैं रह जाती हूँ, या मैं नहीं कर पाई हूँ कि प्रोटोकॉल मुझे रोकते हैं ये काम करने में? आप चाहती हैं वो काम करना? नहीं, देखिए, यहाँ तक प्रोटोकॉल अपनी जगह है, और देखिए आपके ऊपर है ना कि आपको अगर करना है तो प्रोटोकॉल का भी पालन करना होगा, और उसके अनुरूप जो है। अब आप बताइए कि पहले भी प्रोटोकॉल था तो इतने लोग मिलते थे क्या? फील्ड में हजारों की भीड़ में मैं जाती क्या? अब वो भी गवर्नर, मैं भी गवर्नर। आपको काम करने का आपका भावना हो, तरीका हो, तो सब कुछ होता है। ये सारी चीजें तो वो उनकी अपनी जगह है, प्रोटोकॉल एक अपना देते हैं। ये पूछ रही हैं कि एक स्त्री सुलभ जो नेचर होता है, कि जैसे एक स्त्री है, त्योहार आ रहा है तो बाजार जाना चाहती है, कभी चाट खाना चाहती है, कभी कुछ चूड़ी की दुकान में जाना चाहती है, तो एक स्त्री की अपनी इच्छाएं होती है। ये बात तो मैं आपको सच बता रही हूँ। ये जो प्रोटोकॉल ना मेरे लिए ना बहुत बंधक मानती हूँ मैं। काश मेरी आदत जो रही है बहुत स्वतंत्र रहने की। कई बार मैं लोगों को बोलती कि नहीं, अब ये सारी इतनी गाड़ियाँ नहीं जाएगी, पीछे मैं खुद भी, और कहीं भी अगर जाना होता है
तो मैं आपको बता रही हूँ, किसी को बताती नहीं, 2 गाड़ी लेके चली जाती हूँ। मेरा खुद का अगर व्यक्तिगत तौर पर ये था कि मेरा वहां जाने का नहीं था, कि मैं ये बंधन को बिल्कुल मैं नहीं रहने की आदत मेरी रही है। क्योंकि जो व्यक्ति रहता है ना, ये ताम झाम इन सारी चीजों से कोई मतलब ही मैं सोचती नहीं हूँ। इन चीजों का जो तो और बंधन लगता है मुझे। तो ये चीजें तो है, कई बार इच्छा होती है कि मैं खुद भी मार्केट चली जाऊं और खुद का अपनी पसंद से साड़ी लेकर आ जाऊं, जो भी अपनी होती है ना। अब वो होता क्या है कि वो आजकल मोबाइल में ही बताएंगे कि भैया ये साड़ी पसंद है, कि अब उसमें कितनी पसंद है नहीं पसंद है वो एक अलग विषय है। तो ये बात तो है, घर परिवार के लोगों को अगर मैं घर जाना चाहती हूँ तो वही तमाम सारी चीजें, मतलब इंडिपेंडेंट गाड़ी उठाऊं और चली जाऊं, तो ये संभव नहीं है। एक बात आपसे ये पूछनी थी मैडम कि आपका 3 साल पूरा हो रहा है, आप राज्यपाल हैं। अभी कई बार ऐसा होता है कि अभी तक आपको अपने काम के कारण अलग अलग समय, जैसे आपने कहा कि अचानक से आपको पता चला कि आपको राज्यपाल बनाया, आपको पता ही नहीं था, आपके काम की मूल्यांकन हुआ। अगर मान लो कभी आपको लगता है कि अभी आपके पास बहुत लंबा समय है कि राज्यपाल के बाद क्या कभी आप सक्रिय राजनीति में लौटना अगर पड़ा तो लौटेंगी क्या? देखिए, ये तो तमाम सारी चीजें भविष्य में क्या लिखा है, क्या होना है, ये तो मैं खुद भी नहीं जानती जी। और ना पहले भी मैंने आपको कहा जी। कि कभी सोचा ही नहीं था कि कभी मैं विधायक भी बन जाऊंगी, मंत्री भी बन जाऊंगी, सांसद का बन जाऊंगी, और या दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर की या गवर्नर बन जाऊंगी। आगे क्या होना है ये तो ईश्वर ही जानता है, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन मैं अपना लगातार जो लोगों की सेवा और जो उनकी मदद के लिए जो मेरे विचार है वो कभी मैं छोड़ूंगी नहीं। अंतिम जीवन के अंतिम क्षणों तक मैं लोगों की मदद करते रहूंगी। एक बेहतरीन सोच के साथ एक बेहतरीन शख्सियत बना जा सकता है, तो आप लोगों को क्या मैसेज देंगी? देखिए, सबसे बात यही मैसेज दूंगी कि आप हमेशा सकारात्मक सोच के साथ काम करें और हमेशा खुश रहें, और दूसरों के लिए जितना भी आप मदद कर सकते हो, ये जीवन का सबसे बड़ा आनंद और सुकून होता है। और दूसरी बात है कि हमेशा किसी भी फील्ड में रहो, वहाँ पर अपनों से अपनापन और जितना मतलब ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा के साथ अगर आप काम करोगी तो मैं समझती हूँ कि खुद को भी खुश मन से सुकून होगा और दूसरों को भी आप खुशियां दे सकती हो। तो ये बहुत बड़ी चीज है। कामयाब होने के लिए पूरी निष्ठा, ईमानदारी, कर्तव्य के प्रति अपना कितनी दायित्व निभा सकती हो, ये खुद के ऊपर है। आपको ये कोई चीज कोई नहीं बताएगा, और हर व्यक्ति इंसान ने, और जो व्यक्ति वही सक्सेस होता है जो अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाता है। और मैं यही कहूंगी कि समाज की सेवा हो या राष्ट्र की सेवा हो, चाहे आप जिस फील्ड में हो, आज पत्रकारिता के भी क्षेत्र में हो, आप मेहनत करो और अच्छे से अच्छी क्या कर सकते हो वो करने का प्रयास करो, फिर देखो तुम्हें भी अच्छा लगेगा और लोगों के लिए भी तुम एक अपनी अलग आइडेंटिटी तुम्हारी बनेगी। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी बेहतरीन शख्सियत हमारी महामहिम राज्यपाल अनसुईया उइके जी, जिनके साथ उनके अनछुए पहलुओं को हमने छुआ और वो कितने संघर्ष करके आज इस पद पर आसीन हुई हैं ये भी उन्होंने बताया। और हमारे साथ हमारे जनधारा मल्टीमीडिया के प्रधान संपादक भी इस चर्चा में शामिल हुए, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। और सभी महिलाओं के लिए महामहिम ने एक मैसेज छोड़ा है कि आप अपनी जिद से दुनिया जीत सकती हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।